हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ और मैं करता हूं स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई। आज हम एक ऐसा स्टॉक लेकर के आए हैं जिस पे हमने आज से बहुत सालों पहले चर्चा की थी, जब ये स्टॉक आज से 1/3 प्राइस पे अवेलेबल था, बट वी सॉ इट कमिंग दैट दिस कंपनी कैन बी अ मल्टी बैगर। और इसलिए हमने पूरे एक महीने के रिसर्च के बाद वो वीडियो बनाया था। और जब ये वीडियो बनाया गया था तब ये स्टॉक अवेलेबल था सिर्फ 270 लेवल पे, और आज स्टॉक की प्राइस 800 रुपीज है। सो एग्जैक्टली 3x इन 3 years. दिस stock is a clear example of how we can say that fundamental investing actually work. So this is the proof of the pudding, जो मैं बार बार अपने ऑडियंस को बताता रहता हूँ कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. You have to trust the process, and we trusted in our process of discovering hidden gems into stock market. and ये एक ऐसे hidden gem के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ. जो मेरी नई ऑडियंस है, जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, वो इस वीडियो के बाद जाकर के वो वीडियो प्राज का जरूर देखें, बिकॉज उसमें हमने उनके कुछ ऐसे पहलू को मेंशन किया था जो कि आपको समझने में हेल्प करेंगे कि अच्छा मैनेजमेंट कैसा होता है. सो आज का ये वीडियो इज नॉट कवरिंग लॉट्स ऑन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी, बट वी आर फोकस्ड ऑन द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट and how this company will grow from here, because a journey of 3x is done, but this company has recently given a guidance that this will grow 3x in next 4-5 years. By 2030 इस कंपनी की टॉप लाइन 3x होने की उम्मीद है, and they have some solid proof of that. So we will touch upon that, but before let's understand ये कंपनी करती क्या है, why we are talking about this company, why I am so huge fan of this company जिसका नाम है प्राज. और हमने जब R&D फोकस्ड कंपनियों की बात की थी, जब मैंने आपके साथ एक मेंटल मॉडल शेयर किया था फिलिप फिशर का, जो कि हमने अभी आज से 2 महीने पहले जेन टेक्नोलॉजी के लिए बात की थी, तो जेन टेक्नोलॉजी हैज़ बिन 11x फॉर अस, और आज भी उसने 2000 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई बनाया है. सो जो R&D फोकस्ड कंपनी है उनको मार्केट नहीं समझ पाता है, बट अगर आप टाइम इन्वेस्ट करें और उसको समझें, then nothing can beat research driven companies like Zen Technology, and Praj is second in that series. So let's focus on Praj first. Praj एक EPC कंपनी है, जो EPC stand for Engineering Procurement and Construction. बट ये रोड बनाने वाली EPC कंपनी नहीं है दोस्तों, ये स्पेशलाइज्ड EPC कंपनी है, और स्पेशलाइज इनटू बायो एनर्जी से रिलेटेड ये सेक्टर्स में स्पेशलाइज्ड है. साथ ही साथ ये अल्ट्रा प्योर वाटर बनाती है, तो हाई प्योरिटी सिस्टम ऑल्सो अ माइनर पोर्शन ऑफ देयर लाइन ऑफ बिजनेस. बट सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस इज engineering services, which commands roughly 20% of the total top line, and high purity system commands 8%, but the bioenergy is the major chunk, which is more than 70% of their टॉप लाइन. सो इस कंपनी की जो यूजर इंडस्ट्री है उसमें बहुत टाइप की वैरायटी आपको मिलेंगी. कुछ तो ऐसी कंपनियां हैं जो बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि बायो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रही हैं, एंड कुछ कंपनियां जो कि इनसे अल्ट्रा प्योर वाटर खरीद रही हैं, जो कि जनरली फार्मा कंपनीज हैं, एंड लार्जली कुछ क्लाइंटेल ऐसा है जो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए इस प्राज पे डिपेंडेंट है. फिर बेवरेज सॉल्यूशंस भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है. जो ब्रीवरीज हैं, जो अल्कोहल बनाती हैं, जिसका डिस्टिलरीज हैं, वो कंपनियां भी प्राज से अपनी सेटअप कराती हैं. एंड एविएशन इज अ न्यू इंडस्ट्री फॉर देम, बिकॉज दे हैव गॉट अ हैंड ऑफ अ वेरी न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच इज सस्टेनेबल एयर फ्यूल, जो कि सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि ये क्रूड से डिराइव नहीं है. सो दिस कंपनी इज एक्चुअली एन एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी, बिकॉज इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट में आपको एक सस्टेनेबिलिटी का एंगल जरूर मिलेगा. सो सस्टेनेबिलिटी इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस कंपनी. सो बायोफ्यूल की बात आती है तो उसमें इनके मेन क्लाइंट हो जाते हैं भारत पेट्रोलियम, HPCL एंड IOCL, जिनके लिए ये 2 काम करते हैं. फर्स्ट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, बिकॉज इथेनॉल पे हमने ऑलरेडी बहुत बार बात की हुई है. इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं अभी करेंटली जो इंडिया में इथेनॉल मिक्सिंग है इज 14%, एंड गवर्नमेंट हैज एलोंगेटेड द टारगेट टू 25%. सो एक नेचुरल पुश जो है इस कंपनी को मिला है, बिकॉज दिस कंपनी इज द मार्केट लीडर इन मेकिंग इथेनॉल प्लांट्स. इथेनॉल प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं, विल टच अपॉन दैट, बट करेंटली BPCL और IOCL एंड HPCL के लिए इथेनॉल प्लांट बनाती है थ्रू देयर क्लाइंट्स लाइक बलरामपुर चीनी एंड धामपुर शुगर, या बजाज हिंदुस्तान जैसे इनके शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं,
जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही हैं, उसके अलावा बायोफ्यूल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भी ये इन तीनों लार्जर OMCs के साथ काम कर रही हैं। तो IOCL, HPCL, BPCL के साथ इन हाउस प्रोजेक्ट पे भी ये काम करते हैं। सो बायो एनर्जी को सबसे पहले समझते हैं। इसमें 2 तरीके के सब वर्टिकल्स हैं। वन इज इथेनॉल प्रोडक्शन, जिसमें 1G इथेनॉल एंड सेकेंड जनरेशन इथेनॉल इज ऑल्सो देयर, एंड आई विल टॉक अबाउट व्हाट दिस जनरेशन मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इथेनॉल। बट बायो मोबिलिटी में देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल विद दिस कंपनी, एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कंप्रेस्ड बायोगैस, जो कि एक तरीके का बायोगैस है। जो गोबर से जो गैस बनती है वो भी एक तरीके की बायोगैस होती है, बट यहाँ पे जो फीड स्टॉक है इट कुड बी एनीथिंग। रिसेंटली दे हैव डिस्कवर्ड अ फीड स्टॉक कॉल्ड नेपियर ग्रास। सो वो बहुत अलग अलग टाइप के वेस्ट और अलग डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस से भी सस्टेनेबल कंप्रेस बायोगैस बना सकते हैं, जिसे बायो CNG भी कहते हैं। तो ये CNG की तरह होता है, बायोलॉजिकली प्रोड्यूस होता है, सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। देन सेकेंड इज SAF, जो कि सस्टेनेबल एयर फ्यूल, जिसकी मैंने बात की, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है प्राज के लिए। थर्ड इज बायोडीजल, यानी डीजल में भी ब्लेंडिंग की बात हो रही है। सो प्राज ने उसके लिए भी एक बहुत अच्छी डिस्कवरी की है। एंड फोर्थ इज ग्रीन हाइड्रोजन, एंड ग्रीन हाइड्रोजन इज द थिंग जिसको लेकर के प्राज की मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है। जिन्होंने रिसेंटली जो एक प्रेस रिलीज किया उसमें बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूचर, और वहाँ पे प्राज इज डेवलपिंग सम स्किल्स. I think it could be heat exchanger. They have not mentioned what they are going to do in green hydrogen or hydrogen per se, but they are clearly aiming at that market share in this line of business. So अगर मैं हाई प्योरिटी सिस्टम की बात करूँ तो इन्होंने एक पुणे बेस्ड एक कंपनी को एक्वायर किया था, जिसके पास इंडिया का 30 to 40% ऑफ मार्केट शेयर है इनटू हाई प्योरिटी वाटर्स, और इनके लार्जली क्लाइंट जो है वो बायो फार्मा क्लाइंट्स हैं, जैसे कि बायोकॉन और ल्यूपिन जैसे इनके क्लाइंट हैं। एंड इसी बिजनेस में प्राज ऑल्सो डज दिस एडवांस्ड फर्मेंटेशन सिस्टम। सो फर्मेंटेशन की जो सॉल्यूशंस होती है जो कि बायोलॉजिकल ड्रग्स में यूज होती हैं। आज के डेट में केमिकल ड्रग्स एक होती है और दूसरी बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं। बायोलॉजिकल ड्रग्स आर हायर वैल्यू ड्रग्स, तो उनको बनाने में फर्मेंटर की यूज होती है, जिसके लिए प्राज इज पोजीशन टू मेक सम फर्मेंटर्स अंडर दिस लाइन ऑफ बिजनेस। इथेनॉल में जैसा कि प्रोडक्शन इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, और प्राज के पास जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी एफिशिएंट है, इसके कारण प्रोडक्शन की यील्ड काफ़ी अच्छी होती है। सो इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करता है इनका इंजीनियरिंग। सो दे आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी बट गुड फोकस ऑन इफिशियंसी एंड एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी। ब्रेवरी की जहाँ तक बात आती है वहाँ पे इनका 65% मार्केट शेयर है, और ऑल द मेजर ब्रूअर्स आर देयर क्लाइंट। दे इम्प्रूव द ब्रूइंग एफिशिएंसी, ऑल्सो दे रिड्यूस द एनर्जी एंड वाटर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। सो बेसिकली इनका प्ले ये भी है कि वो प्रोसेस को कितना एफिशिएंट कर पाते हैं, और उसके कारण ये बहुत ही अच्छे क्लाइंटेल के साथ डील करते हैं, और इनका प्रोडक्शन इज ऑल्सो हाई क्वालिटी। तो ब्रेवरी में इनके मेजर क्लाइंट्स हैं हैनिकन, यूनाइटेड ब्रेवरीज, सैप मिलर्स, and they command around 70% market share. But this segment is not a growing segment. But what is growing and promises to grow is इंजीनियरिंग सर्विसेज, जहाँ पे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आज के ज़माने में एक बहुत ही एडवांस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी आप किसी भी सस्टेनेबल फंडिंग इंस्टीट्यूट्स, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक से बात करेंगे तो दे विल नॉट फंड अ सिंगल कंपनी इफ़ दे डोंट हैव समथिंग कॉल्ड ZLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। यानी अगर कोई कंपनी कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, आप कुछ भी बना रहे हो, उससे जो वाटर जो है वो नेट जीरो होना चाहिए। ना ही आप सिस्टम से ज़्यादा वाटर लेंगे और ना ही उसे अब्यूज़ भी करेंगे। सो नेट लिक्विड डिस्चार्ज शुड बी जीरो इंक्लूडिंग वाटर। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट becomes a very important area where Praj is positioned to do well, and they have clients like Deepak Fertilizer and BASF, which is a major German chemical player. इस line of business में Praj also act as a OEM supplier because they provide reactors as well as heat exchangers. So हमने heat exchanger पे अनूप इंजीनियरिंग में ऑलरेडी आपको बताया था heat exchanger कितना important है for hydrogen value chain also and for waste water treatment also. So engineering is a very growing area for this company in future. अगर हम इस कंपनी की लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे, देन 77% ऑफ रेवेन्यू आर डोमेस्टिक बेस्ड, बट 23% इज कमिंग फ्रॉम
अब्रॉड। एंड हिस्टोरिकली जब मैंने पहली बार इस कंपनी को देखा था तब ये और मोर देन 30-40% और अप टू 50% रेवेन्यू बाहर से अर्न कर रहे थे। आई एम टॉकिंग वे बैक। राइट नाउ अभी जो गाइडेंस इन्होंने कंपनी ने दिया है, शिशिर जोशीपुरा ने अभी दिया है, उन्होंने बोला है कि बाई 2030 दे विल change gears from 23% of export to 50% of export, because this company is truly an MNC company with the right techniques and technology and wherewithal to do well in all different kinds of market. इस कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन अगर हम देखें तो इसमें जो मिक्स है वो 72% अगेन बायो एनर्जी का है, एंड वाटर इज 6% एंड इंजीनियरिंग इज 23%, विच इज इन लाइन विद द रेवेन्यू मिक्स विच वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट। सो बायो इथेनॉल 4 जनरेशन का होता है। तो इसमें जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप प्रिमिटिव तरीके से इथेनॉल बना रहे हैं जो कि लार्जली विच मीन्स कि जो बायोमास है वो एडिबल है, जैसे शुगर बीट या शुगर कैन सिरप से आप बनाते हैं या कौन से आप बनाते हैं, दैट इज 1G इथेनॉल। वहीं पे अगर आप नॉन एडिबल बायोमास से बनाते हैं, बिकॉज जो चीज़ आप खाते हैं उससे अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करें इथेनॉल, तो फिर एक फूड वर्सेस फ्यूल का पैराडॉक्स आ जाता है कि एक क्वेश्चन आता है कि जो चीज़ आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको फ्यूल में क्यों यूज़ करना। सो इसीलिए 1 जनरेशन इज स्लाइटली बैकडेटेड और अभी फोकस 2G पे आ गया। यानी जो हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि नॉन एडिबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, फॉर एग्जांपल वुड, स्ट्रॉ, ग्रास और एनी काइंड ऑफ वेस्ट जिससे कि हम इथेनॉल बना सकते हैं, वो 2nd जनरेशन इथेनॉल होता है। और उसमें प्राज इज द किंग ऑफ दैट डोमेन बिकॉज दे हैव डन लॉट ऑफ R&D अंडर प्राज मैट्रिक्स। तो उनका पुणे में एक बड़ा सेटअप है R&D का। सो वहाँ पे उन पे वो रिसर्च करते रहते हैं और 2nd जनरेशन में दे हैव द राइट टू विन। और 2nd जनरेशन को जितना बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है in the name of sustainability, because that's the mandatory thing to do, because government का भी एजेंडा है to bring carbon emission to a lower level. So this 2G generation is future growth driver for this company. So 2G ethanol का application is similar exactly like 1G ethanol, but advantage इसमें ज़्यादा ये है कि ये ज़्यादा sustainable है, इसमें वेस्ट मटेरियल यूज़ होता है, साथ ही इसमें यील्ड जो है वो पर एकड़ काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जब आप कंपेयर करें शुगर केन से, तो शुगर केन से ज़्यादा यील्ड जो है वो नेपियर ग्रास में होती है, इसलिए उनके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। क्योंकि लैंड इज़ लिमिटेड, सो ये टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू टेक ऑफ समडे सूनर और लेटर। साथ ही प्रोडक्शन प्रोसेस में एक एडवांसमेंट ये है अगेंस्ट 1G इज़ दैट दीज प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैव एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। सो एंजाइमेटिक हो जाने से प्रोडक्शन प्रोसेस बेटर हो जाता है बिकॉज यील्ड बेहतर हो जाती है, बिकॉज एंजाइम्स ऑल इट डज इज इन्हांसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द अंडरलाइन। सो एंजाइम जो वो फर्मेंटेशन की मैंने बात की, फर्मेंटर जो ये बनाते हैं उनको इन्होंने यूज़ किया होगा टू मेक 2G इथेनॉल टू इंक्रीज द यील्ड। साथ ही साथ ये प्रोडक्शन प्रोसेस में गैसीफाई भी कर देते हैं जो कि इथेनॉल है उसको। सो इसमें जो फीड स्टॉक है, इट कुड बी राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, केन ट्रैश और कॉर्न कॉप्स एंड कॉटन स्टॉक ऑल्सो, एंड बगास से भी बना सकते हैं आप। सो 1G इथेनॉल में जो अपॉर्चुनिटी जो कि हम लोग जनरली प्राज को मानते हैं कि इंडिया में तो ये मार्केट लीडर है, बट हम अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बिकॉज इंडिया में पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी स्विंग होती है। अभी कुछ दिनों पहले तक जो शुगर केन से इथेनॉल बनाने पे काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया था, बट अभी लास्ट सितंबर के पहले तक फॉर 9 मंथ और 1 ईयर बी टाइप एंड सी टाइप मोलासिस से इथेनॉल बनाने पर रिस्ट्रिक्शंस थी, उसको हटा दिया है गवर्नमेंट ने। इसका मतलब है कि आप कॉर्न से भी बना सकते हैं, शुगर केन से भी बना सकते हैं। सो उसके कारण बहुत सारी शुगर कंपनियों ने ये प्रोजेक्ट देना कम कर दिया था, बट गोइंग फॉरवर्ड दिस विल चेंज। इथेनॉल जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉट जस्ट इंडिया, ब्राज़ील जो कि जिसने इथेनॉल पे एक बहुत अच्छी केस स्टडी है, वहाँ पे भी दिस कंपनी हैज डन 3 सक्सेसफुल इथेनॉल प्लांट्स सेटअप। दे आर लुकिंग एट न्यू बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी इनटू कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना एंड पनामा। Paraguay is also on their cards. So this export opportunity is obviously on the cards for this company. So 1G ethanol का जो opportunity side है is also led by the technological development, क्योंकि multi feed stock solutions ये company provide कर रही है, and the policy is actually the major driver. So different country की different policy है, so that is the problem with this stock, that अगर आप इस company को track करते हैं तो आपको companies की नहीं track करनी है, बल्कि global और state की जो policies हैं उसको भी track करना होता है। So this is not a easy stock to really track. So I have to track lot many things when I track Praj, and which I always do. So if you want to be part of a group where we usually
talk about these businesses in details and we keep tracking and we keep discussing कि प्राज में क्या हो रहा है, जेन में क्या हो रहा है, या जुपिटर में क्या हो रहा है, या सिलचर में अभी क्या अपॉर्चुनिटी बाकी रह गई है। ये सब चीज़ें हम साधन प्रैक्टिशनर मेंबरशिप में डिस्कस करते हैं। सो इफ somebody is curious to join that league of investors who are forward looking and who keep tracking such opportunities at length, then you can choose to join Sadhana Practitioner membership, and there are allied knowledge attached to it, so you can go and check the benefits in the link provided in description. So 2G ethanol की बात करें तो कंपनी ने HPCL and BPCL के साथ काम किया है on 2G biofuel production. This company is co-developing with lot many industry participant into this, stakeholders like HPCL, BPCL एंड IOCL के साथ भी वो कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इनकी जो मेन सोर्स है वो R&D की वो आती है प्राज मैट्रिक्स से, जो कि उन्होंने सेटअप किया था 2008 से 2010 के बीच में, और दैट हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर दिस कंपनी। सो ओवरऑल बायो एनर्जी का जो पूरा सेगमेंट है, जो उसमें 2020 में 753 करोड़ का टॉप लाइन था, आज की डेट में वो 2565 करोड़ हो गया है। सो रफली इज मोर देन 3.5 टाइम्स, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ है। हालांकि ये नंबर FY23 से कम है, बट the opportunity size is expanding and I see growth of this segment in coming days. दूसरा जो बायो मोबिलिटी का सेगमेंट है उसमें कंपनी 3 चीजें करती है, एक तो कंप्रेस्ड बायोगैस, दूसरा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एंड तीसरा बायोडीजल। साथ ही साथ कुछ दूसरे पायलट प्रोजेक्ट्स पे भी कंपनी इन्वॉल्व है इनटू बायो मोबिलिटी एंड दीज आर बायोमिथेनॉल्स, देन मरीन बायोफ्यूल्स एंड बायोडीजल। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज अ सेक्टर जहां पे बायोमिथेनॉल के भी यूज होने हैं, मरीन फ्यूल में बायोमिथेनॉल यूज हो सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में प्राज के प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं। सो दैट इज द डिमांड ड्राइवर फॉर दिस बायो मोबिलिटी, दैट्स व्हाई मोबिलिटी वर्ड इज अटैच्ड टू दिस बिजनेस सेगमेंट बायो मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ मेजर थीम वेयर एनर्जी ट्रांजिशन इज हैपनिंग, सो दैट इज अ लीवर फॉर प्राज ग्रोथ। तो अगर कंप्रेस्ड बायोगैस अपॉर्चुनिटी को हम समराइज करना चाहें तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ CBO, CBG ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन। CBO जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक मैंडेट था, वैसे ही CBO ब्लेंडिंग का भी मैंडेट गवर्नमेंट ने सेट आउट किया हुआ है, जो कि FY26 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि FY26 में 1% CBG ब्लेंड होगा इनटू CNG एंड FY29 तक 5% मिक्सिंग होगी। सो FY29 की अगर तैयारी लोग आज से करें तो उन्हें जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो 37,500 करोड़ कैपेक्स की अपॉर्चुनिटी है। सो दैट इज अ टारगेटेड एड्रेसेबल मार्केट फॉर प्राज फ्रॉम CBG। कंपनी की कैपेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने कुछ डेवलपमेंट किए हैं और वो भी काफ़ी नोटवर्दी हैं। द कंपनी हैज़ so far used 2 types of waste to produce CBG. One is press mud and second is rice straw. And government agencies like IOCL has been given a mandate to set out 30 CBG plants. IOCL का मैंडेट तो रिलायंस के मैंडेट के सामने कुछ भी नहीं है, बिकॉज रिलायंस है टारगेटेड दैट दे विल बी प्रोड्यूसिंग बायो रिफाइनरी, इससे वो बायो रिफाइनरी वर्ड यूज कर रहे हैं, अराउंड 2000 इन द होल कंट्री, एंड आउट ऑफ 2500 तो वो आंध्र प्रदेश में ही करने वाले हैं, बिकॉज दे हैव गॉट MOU साइंड विथ आंध्र गवर्नमेंट टू गेट लैंड फॉर 500 प्लेसेस जहाँ पे CBG प्लांट लगेगा। और रिलायंस के लिए प्राज इज वर्किंग, हालांकि ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट आई कैन गेस इंटेलिजेंटली दैट रिलायंस ने इन्हें 5 प्रोजेक्ट का मैंडेट ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, एंड दिस पे काम हो रहा है, वो सक्सेसफुली किए भी जा चुके हैं। सो जो 2000 प्रोजेक्ट करने हैं उनमें डेफिनेटली प्राज की टेक्नोलॉजी यूज होगी बाय रिलायंस। और ओवरऑल बात करें तो प्राज ने अभी तक 40 से ज़्यादा CBG प्लांट्स कंट्री में बना चुका है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस company in CBG line of business, and CBG is not just a mandate by IOCL, HPCL, top 3 and Reliance. Adani has also kind of gotten mandate to do CBG plants like Adani Total Gas ने एनुअल रिपोर्ट में बहुत बार मेंशन किया है CBG की। तो हम लोगों ने अदानी टोटल गैस की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा था जब वो रिलीज हुई थी, उसके बाद ही हम लोगों ने प्राज में इन्वेस्ट कर दिया था जब 500 का लेवल था, तो हमने दोबारा उसमें ट्रांचिंग की थी। पहले तो हम लोग 250 लेवल पे इन्वेस्टेड थे, फिर 510 पे हमने अभी 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया है। सो वो पैसा भी ऑलमोस्ट 70% यील्ड दे चुका है, बिकॉज वी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ CBG एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर प्राज। एंड CBG में एक चीज़ और अच्छी है कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को 30% से भी कम कर देता है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ सॉलिड
इकोनॉमिक्स बिहाइंड द पिकिंग अप CBO मैंडेट बाय गवर्नमेंट। दूसरा सेगमेंट जो है इंजीनियरिंग का है, जो रफली 25% रेवेन्यू वहां से आता है। सो आउट ऑफ 3500 करोड़ ऑफ टॉप लाइन, roughly 600 crore is coming from this line of business। पहले FY21 में this number was 258 crores था। So यहाँ पे भी more than 2.25 times का jump हुआ है in last 4 years। And this businesses involves 3 types of businesses, subtypes of businesses. One of them is critical process equipments and modularization। So modularization is basically a process जहाँ पे EPC company को mandate होता है कि rather than building up anything from the scratch, you make out modules already जो कि आप कहीं भी ले जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मॉड्यूलराइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, वो टाइमलाइन को एडहर कर पाते हैं बिकॉज वहाँ पे ऑन साइट जा करके प्रोडक्शन कम करना होता है। सो वो सारे रिस्क वहाँ कम हो जाते हैं जो साइट पे कभी कभी मिल जाते हैं। सो मॉड्यूलराइजेशन इज अ थीम फॉर प्राज एंड क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट भी बनाते हैं। ब्रीवरी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। द थर्ड लेग इज अ ZLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बिजनेस, वेयर दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट में अगर हम बात करें तो एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला रोल है जो उन्हें EPC करनी है, जिसमें कि वो डिजाइनिंग करनी है एंड उनको फिर इम्प्लीमेंट करना है। सेकेंड सेगमेंट इज स्टैटिक इक्विपमेंट, जहाँ पे वो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स और रिएक्टर और प्रेशर वेसल्स जैसी चीज़ें बनाते हैं जो प्राज खुद बनाते हैं। जैसे कि हमने अनूप इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी तो आपको बताया था कि अनूप क्या क्या बनाते हैं। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस is already there with the Praj. So Praj will obviously benefit from the growth driver which we discussed in Anup Engineering video. And जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, I'll give you a link in here and or in the description itself. You can definitely go and check out the Anup Engineering video to understand this piece of business really well. इस सेगमेंट की जो एंड यूज केसेस हैं वो ऑयल एंड गैस में है और रिफाइनरी में है, पेट्रोकेमिकल में है। एंड मॉड्यूलराइजेशन इज अ बिग थीम जिसको लेकर ये कंपनी काफी बुलिश है। रिसेंट प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन ETCA इज गोइंग टू बी द बिग थीम एंड ऑन दिस थीम एनर्जी मेजर्स लाइक डच Total Gas, Exxon Mobil's and Indian big companies like Reliance and Adani Total Gas, they will have to invest around 25 lakh crores towards cleaning it, toward decarbonizing their value chain, because they have polluted the whole earth for really super long time. So उनका 25 लाख करोड़ का mandate by 2030 is going to come in the form of capex for them for towards clean energy. But another interesting part is that oil and gas में अभी भी capex हो रहा है। जहाँ पे हमने क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट की बात की, वो हार्डकोर एसेट्स हैं जो कि बिल्डअप होते हैं इन टिपिकल ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स एंड रिफाइनरी प्लांट्स। वो नया कैपेक्स भी 21 लाख करोड़ होगा। इस ग्लोबल नंबर एंड प्राज इज ट्राइंग टू टेक अप आई ऑफ दिस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। सो 21 + 25 रफली 46 लाख करोड़ की ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है by next 10 years, because ये opportunity 21 lakh crore is expected to come in next 10 years. So roughly 40 lakhs crore की opportunity की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्राज has a right to win because they have multiple partnerships. But सिर्फ पार्टनरशिप से नहीं होता है दोस्तों। सो प्राज ने इसके लिए डेडिकेटेड एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी सेट आउट की है इन मैंगलोर, जो 123 एकड़ की लैंड उन्होंने ली और 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए टू मेक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 2000 से 2500 करोड़ की रेवेन्यू ऐड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो दिस इज द ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी अपार्ट फ्रॉम द प्राज मैट्रिक्स। प्राज मैट्रिक्स ने उन्हें प्रोडक्ट के बारे में इमेंस नॉलेज दे दिया, प्रोडक्ट डिजाइन करने का, डेवलप करने का, बट प्रोडक्शन के लिए कैपेबिलिटी कंपनी ने अभी बिल्ड करनी शुरू की है। सो दैट्स द प्राज 2.0 फॉर मी, बिकॉज वंस दे बिकम अ प्रोडक्शन powerhouse, then they will get a bigger pie of business. So they are not just a EPC, they are slightly aligned to OEM business also through this manufacturing facility. So high purity solutions में the top line has almost doubled in last 4 years from 163 crores in FY21 to 292 crores in FY2024. And इस H1 में भी उन्होंने 116 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है हाई प्योरिटी से। हाई प्योरिटी में जैसे जैसे फार्मा का ग्रोथ होगा, वहाँ पे हाई वाटर प्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट में भी, सेमीकंडक्टर वाले प्रोजेक्ट में भी अल्ट्रा प्योर वाटर
की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे ये कंपनी हैज़ द रिटेनर्स टू कैटर टू दोज क्लाइंट्स ऑल्सो, सो दैट इज एन एडिशनल टाइम फॉर देम। तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वन इज इन पुणे, सेकंड वन इज मुंबई, थर्ड इज इन कांडला एंड फोर्थ वन इज कमिंग अप इन मैंगलोर। सो एक और चीज जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था और वो है बायोप्रिज्म। सो लास्ट 3 years में कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस फॉर देम, दिस इज कॉल्ड बायोपॉलीमर। सो बायोपॉलीमर या बायोप्लास्टिक इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज प्लास्टिक को अब रिड्यूस करना है, बट हम वी आर नॉट हैबिचुअल टू लेट गो ऑफ प्लास्टिक। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बायोप्लास्टिक्स यूज करना होगा। सो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, जो रिन्यूएबल केमिकल मटेरियल्स होते हैं जिसे आरसीएम कहते हैं, जो कि 2G इथेनॉल प्लांट से बायो प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं, बायो प्रोडक्ट जो बचा हुआ अवशेष है उससे कार्बन को रिसाइकलिंग करती है और उससे ये CO2 और ये सब को कैप्चर कर लेती है। सो दिस कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट इन पुणे, जहाँ पे वो PLA यानी कि पॉलीलैक्टिक एसिड जिसे बायोप्लास्टिक कहते हैं, PLA का प्लांट डेमोन्स्ट्रेट किया है, विच इज आई थिंक अ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। और इस पे गवर्नमेंट अगर मैंडेट करेगी बायोप्लास्टिक्स को तो डेफिनेटली इट कुड बी एन ऑप्शनैलिटी फॉर गोइंग अहेड। और दिस कंपनी इज बिल्डिंग अप अ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑल्सो, सो ऑब्वियसली वी नीड टू ट्रैक दिस सेगमेंट क्लोजली फॉर एनीथिंग मीनिंगफुल कमिंग आउट ऑफ दिस लाइन ऑफ बिजनेस। और आप देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी in biopolymers by Praj, so that kind of gives them the visibility। so चाहे आप नितिन गडकरी की बात करें या फिर फ्यूल मिनिस्टर की बात करें, सब मिनिस्ट्री से ये कंपनी काफ़ी अटैच्ड है बिकॉज दे हैव बीन द टेक्नोलॉजी सप्लायर टू दिस मिनिस्ट्री एंड विदाउट टेक्नोलॉजी ग्रोइंग कंट्री लाइक इंडिया कैनॉट टेक अ लीप इनटू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोगों ने फिल फिशर के बारे में बात की थी जब हम लोग कवर कर रहे थे जेन टेक्नोलॉजी को, जेन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम 10x फॉर अस। सो आई थिंक दैट सेम बिजनेस सेम मेंटल मॉडल वी कैन यूज जो फिल फिशर ने हमें दिया था कि ये कंपनी R&D में कितना इन्वेस्ट कर रही है और इसका पीछे की जो इन्होंने पहले R&D में इन्वेस्ट किया था उसकी बदौलत उन्होंने प्राज मैट्रिक्स सेट आउट किया और ये रिलेशनशिप जो गवर्नमेंट उनको तवज्जो देती है इन ऑल पॉलिसी मेकिंग, चाहे वो सस्टेनेबल एयर फ्यूल की बात हो या फिर इथेनॉल पॉलिसी की बात हो या CBO की बात हो, तो प्राज हैज़ ऑलवेज अ राइट टू से अबाउट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कमिंग इन इंडिया। सो दिस पावर इज कमिंग फ्रॉम द पावर ऑफ R&D एंड हमने इस कंपनी की R&D एक्सपेंड को कैलकुलेट किया, देन वी नोटिस दैट देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट जंप in R&D expenditure done by this company। अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स की बात करें तो दिस हैज़ नॉट बीन सिग्निफिकेंट। प्रॉफिट की बात करें तो इट हैज़ लार्जली बीन अराउंड 2 to 3% of their net profit is being deployed into research and development। So although this number doesn't look really great, but there has been a use case, we have seen such use cases which talks highly of Praj ability to innovate and produce market leading solutions which are working on the ground। because हम लोगों ने थर्मैक्स के मैनेजमेंट के से भी सुना था कि they are also trying to do CBG but they were struggling to implement that CBG plant, but this company has been doing it successfully with likes of Reliance and IOCL and BPCL। so hats off to the R&D effort by this company and that's why I am very bullish on this company because of their capability to innovate and that's the need of the hour because energy transition cannot be done without innovative management and innovative management can do all the things which are required and one such innovative management apart from this is Advait Infratech जिसके बारे में हमने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। you can go and check out if you really like this video and this kind of approach what we are trying to do here। so we are trying to figure out the best man who is there in the arena like चक्रव्यूह में जो अर्जुन की तरह जाकर के उसे जीत सके, ऐसे मैनेजमेंट में हम विश्वास करते हैं rather than many people who talk about green hydrogen and fuel cell and blah 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 and BESS and everything but they can't implement it and they turn out to be the Abhimanyu in the Chakravyuh। so वैसे लोगों को अवॉइड करना है, सो अच्छा मैनेजमेंट को पकड़ें और अच्छे मैनेजमेंट ऐसा होता है ये आप जाकर देख सकते हैं प्राज के पुराने वीडियो में। so this management is rock solid, so that's why I'm very bullish on it। so let's now conclude this discussion with the major growth driver of this company। so first growth driver is the ethanol blending program जिसपे अभी गवर्नमेंट ने मैंडेट थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है, सो उसके कारण ये कंपनी में एक ट्रिगर आएगा। अब रिलैक्सेशन ये है कि जो B टाइप एंड C टाइप मोलासिस से इथेनॉल बनाने पर रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटा दिया है गवर्नमेंट ने। इसका मतलब है कि आप कॉर्न से भी बना सकते हैं, शुगर केन से भी बना सकते हैं। सो उसके कारण बहुत सारी शुगर कंपनियों ने ये प्रोजेक्ट
देना कम कर दिया था, बट गोइंग फॉरवर्ड दिस विल चेंज डेफिनेटली. देन 2G ethanol is a big opportunity for this company because they are the technology leader. CBG, I've already spoken that the government plans to set out 5,000 CBG plants. So approximate investment around 2 lakh crore is expected as per government in next 5 years. I am not really hopeful of 2 lakh crore, but definitely 50-60,000 crore जो हमने बात की डिटेल में, जो Reliance is investing and all those things. So that's why I can count those tangible numbers, but definitely it's a big opportunity for Praj. Energy transition and climate action, ETCA is the biggest opportunity right now in front of us, because as I said that 46 lakh crore की global opportunity बन रही है, and this company has demonstrated project execution skills into distant countries like Kenya, Nigeria, वहाँ पे भी उन्होंने पहले plant execute किए हुए हैं, and US में इनके जो clientele हैं, they are really happy with the service which Praj provides, because I've been hearing the management con calls. So एक client base है, एक global arrangement है, technology partnership है. So ETCA is would be a game for Praj in coming days. Renewable chemical and material, जो बायोप्लास्टिक वाला सेगमेंट है, वहाँ पे अभी पॉलिसी मैंडेट्स आई नहीं है, बट आई थिंक वी शुड वॉच आउट फॉर दोज. सो द फ्यूल नीड्स को सर्व करने के लिए प्राज इज हेल्पिंग ऑटोमोटिव कंपनीज एंड एयरलाइंस ऑल्सो, बिकॉज एयरलाइंस में उन्होंने IOCL के साथ मिलकर के इंडिया का पहला पैसेंजर कमर्शियल फ्लाइट रन किया ऑन सस्टेनेबल एयर फ्यूल, which is basically generated from sustainable sources, where Praj has the copyright technology. So I see this as a growing opportunity. And SAF जो है, जो sustainable air fuel है, जो कॉर्सिया agreement है, जो कि बहुत सारी कंट्री ने साइन किए इंक्लूडिंग इंडिया. सो इंडिया ने साइन किया है कि by FY27 they will have 1% of their aviation fuel mixed with sustainable aviation fuel, जो SAF है, and this number is going to go up by 2% by FY28. And similar arrangement with USA is that USA wants to implement 6% mix by FY27 and 10% by FY28. So India और US जो कि इनका one of the key market, वहाँ पे जो opportunity है SAF में, that is a thing to watch out for Praj. So that's why Praj is very bullish that they will triple their top line because of these ETCA as well as this energy transition, which is into transportation sector. So soon we'll see Praj as a transportation fuel supplier company. So that's the thing with Praj. I understand that आप लोगों ने ये वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हैं, then you would appreciate कि इन चीज़ों को समझने में कितना टाइम लगता है, और you need an organized thought process, you need an investment framework to pick up winners like this. आप hearsay के बेसिस पे इन तरीके के स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं कि इथेनॉल स्टोरी है, चलो प्राज खरीद लिया आपने, बट मेनी पीपल वुड हैव सोल्ड एट व्हेन द स्टॉक वाज एट 500 एंड ऑल, जो उन्होंने 250 पे खरीदा होगा, इट्स 2x फॉर देम, बट फॉर अस इट इज a 3x because we understood CBG also. So if you want to have a structured approach into investing, then I'm sure you would enjoy साधन mentorship program, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो दिया हुआ है. You can go and check out that video also. But साधन mentorship is a place where you really want to be if you really want to be the new age investor, because this is an age where you will have lots of information, but you need a filter, you need an investment process, you need an investment framework to filter out bad stocks from good stock. And one such good stock we already discussed, and we have discussed 100 plus good businesses, but where the future alpha lies, it lies in your brain, it lies in here, there, everywhere. You just need a investment framework, and that's what we like to impart you with after 6 month program of Sadhan Mentorship Program. It's the best stock investment training program if you look around. So you can check out the link and you can hear what our mentees has spoken about us. Then you will know the merit of this mentorship program. तो 6 मंथ जब ये सारी चीजें हो गई एंड क्लैरिटी क्या आई है कि यदि कॉपी भी मैं कर रहा हूँ या खुद से फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो पूरा क्लियर दिख रहा है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का डायरेक्शन क्या है, और कंपनी 10x क्यों होगी, Okay. उसके पीछे क्या लॉजिक है. और यदि मार्केट ने उसको 40% डाउन भी कर दिया है ना, नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि कंपनी जैसे ही उस पाथ पे अपनी अर्निंग शो करेगी, मार्केट उसको ऊपर चढ़ा देगा और मौका नहीं मिलेगा. ये सारी क्लैरिटी बहुत क्लियर है. मतलब ये क्लैरिटी शायद मुझे लगता है कि मैं बुक्स पढ़ता तो इतना क्लियर हो पाता कि नहीं पाता, लेकिन एक लाइव 1-to-1 कम्युनिकेशन के कारण यदि मेरे अंदर कोई भी डाउट भी है ना, वो क्लियर हो जा रहा है. दैट इज आई गॉट बिगेस्ट गिफ्ट फॉर मी टू लर्निंग 1-to-1
लाइव सेशन, क्योंकि इतना टाइम शायद कोई दे नहीं सकता है और हम्म। कोई देना भी नहीं चाहता है। लोग सोचते हैं प्रोडक्ट बनाओ और ऑनलाइन हम्म। बेचो और बिल्कुल। पैसा बनाओ। और मैंने देखा, मैं कई लोगों का अटेंड भी किया हूँ, तो वो लोग तो रिकॉर्डेड सेशन रखे हैं। बट हम्म। ये जो आपका सिस्टम आपने डेवलप किया है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वन टू वन लर्निंग का। एंड आपके थ्रू जो इंडस्ट्री फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट था, वो एक बहुत अच्छा मौका मिला, लर्निंग मिला कि किस तरह से इनिशियल देखा जाता है। Do check out about that and let us know which stock you would want us to cover in next video, because we have completed our promise of making Praj as a video. Now you give us what interesting stocks and as powerful as Praj we have to analyze. Just type the name in the comment. Thanks for watching. See you in the next video.